हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर एज पिरामिड पढ़ा था। क्या पढ़ा था एज पिरामिड में? हमने एज पिरामिड के अंदर हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन के अंदर तीन तरह की एज ग्रुप होती है। कौन कौन सी? एक होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब चाइल्ड, जो अभी अभी बर्थ ली हैं, जिनकी एज होती है 1 से लेकर 13 तक। अगर ह्यूमन की बात करें तो दैट मीन चाइल्ड जो कि बर्थ नहीं कर सकते हैं, जो अपनी बर्थ देंगे लेकिन इन फ्यूचर, बर्थ गिवन नियर फ्यूचर, फ्यूचर में ये क्या करेंगे? बर्थ देंगे। रिप्रोडक्टिव जो कि अभी बर्थ दे रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि पास्ट में बर्थ दे चुके हैं। कब? पास्ट में। अपना इनका टाइम रिप्रोडक्शन का निकल चुका है, ये रिप्रोडक्शन के टाइम में है और ये आएंगी। तो इस तरह से तीन एज ग्रुप होती हैं। प्री में बच्चे, रिप्रोडक्टिव में अगर ह्यूमंस में लें तो 14 या 15 से ले लीजिए, 15 से लेके 40-45 वाले, ये वाले, और पोस्ट में ले लीजिए 50 से लेके 100, जो भी एज हो। ये इस तरह से ह्यूमन की बात करते हैं। दैट इज कि रिप्रोडक्शन में तीन तरह के एज ग्रुप को ध्यान में रख के उनकी एज लिस्ट बनाई गई। सो एज पिरामिड के अंदर ये जो एज ग्रुप हैं, इन्हीं एज ग्रुप का क्या किया जाता है? पिरामिड में या पिरामिडिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसलिए हमने तीन तरह के पिरामिड पढ़े थे। कौन कौन से? ब्रॉड बेस, जिसका आधार चौड़ा है, जो मिस्र के पिरामिड आपको याद है। जो अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो आपकी पिरामिड बोलते हैं, जो पिरामिड ध्यान में आता है ये वाला। दूसरा था बेल शेप्ड, बेल, जो आप घंटीकार हिंदी में बोल सकते हैं या घंटाकार पिरामिड, ये कुछ इस तरह का होता है। थर्ड अर्न शेप्ड, गुलदस्ता या उल्टी मटकी के आकार का अर्न शेप्ड, ये कुछ इस तरह से होता है। अब इन तीनों ही पिरामिड को आपको तीन, क्योंकि एज ग्रुप कितने थे? तीन थे, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो आपको इन तीनों को तीन तीन के अंदर डिवाइड करना है, इक्वल। अब इन तीनों को इस तरह से देखिएगा। यहां पर ये है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहां पर भी ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहां पर ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ये है रिप्रोडक्टिव, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ध्यान क्या रखना था कि यहां पर देखिए जो नंबर है बच्चों का वो ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव वालों का नंबर ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव का नंबर कंपैरेटिवली प्री रिप्रोडक्टिव कम है लेकिन ठीक है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे कम है, इनका ठीक है नंबर। तो इसलिए इस टाइप की जो पॉपुलेशन होती है जिसमें बच्चों का नंबर ज्यादा हो और मरने वालों का, मतलब जो बर्थ है वो ज्यादा हो एंड जो डेथ है वो कम हो, तो इस तरह की जो पिरामिड होते हैं या इस तरह की जो ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि ये जो पॉपुलेशन है ये वृद्धिशील है।
वृद्धिशील, वृद्धि कर रही है। लेकिन बेल शेप्ड के अंदर देखें तो यहां पर आपको देखिए प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव का भी नंबर ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट। तो इसमें आप ऐसे ले सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर एंड रिप्रोडक्टिव का नंबर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ले लीजिए यहां पे, ऑलमोस्ट इक्वल है। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है इनका भी जो डेथ है वो नंबर कैसा है, कम है, इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। तो ये जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप की है, स्टेबल, स्थायी, कि ना तो ज्यादा मर रहे हैं लोग और ना ही ज्यादा रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव के बीच में अंतर है। तो इसलिए ये पॉपुलेशन स्टेबल है, यानी कि स्थायी। इसके अंदर देखें तो यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत कम है, लोएस्ट नंबर है, बहुत कम। रिप्रोडक्टिव का नंबर ओके है, मतलब ऐसे मान लीजिए ज्यादा है। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर कंपैरेटिवली प्री रिप्रोडक्टिव कम है। लेकिन यहां पे जो डेथ हो रही है वो थोड़ी कम हो रही है। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए कि प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर लोएस्ट है, सबसे कम, लेकिन रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर कंपैरेटिवली इनका ज्यादा है। डेथ इसके कंपेयर में ज्यादा है, इन दोनों के कंपेयर में यहां पे डेथ की जो चांस है वो कम हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की पॉपुलेशन को बोलते हैं डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब घटती हुई, यहां लिख देती हूं मैं, घटती हुई। अब तीनों की कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, चलिए। ब्रॉड बेस, बेल शेप्ड, अर्न शेप्ड। आपको इसमें क्या याद रखना है वो देखिए। इन तीनों के ही अंदर आपको पहले जो ध्यान रखना है पॉपुलेशन किस तरह की। यहां पर जो पॉपुलेशन थी यहां पर पॉपुलेशन कैसी थी, ग्रोइंग थी, बढ़ रही थी, ग्रोइंग पॉपुलेशन थी। यहां पर कैसी थी, स्टेबल थी, स्थायी थी। और यहां पर डिक्लाइन थी, कमी हो रही थी इसके अंदर, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट कि यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो नंबर मिल रहा है, सबसे ज्यादा नंबर किसका है, यहां पर सबसे ज्यादा नंबर है हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसमें है, प्री रिप्रोडक्टिव में, प्री रिप्रोडक्टिव में। यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसमें है, रिप्रोडक्टिव इक्वल टू प्री रिप्रोडक्टिव, दोनों में। और यहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ किसमें है इंडिविजुअल्स, यहां पर हाईएस्ट नंबर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि मरने वालों की संख्या यहां पे ज्यादा है, इसलिए इसको डिक्लाइनिंग कहा। दूसरा पॉइंट, अगर मिनिमम नंबर देखें, हाईएस्ट हो गया। अब दूसरा, अगर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखें, तो यहां पर मिनिमम की बात करी जाए
किसके अंदर है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर। यहां पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर, और यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर। बच्चों का नंबर यहां पे बहुत कम है और मरने वालों का नंबर बहुत ज्यादा है। मरने वालों का नंबर बहुत ज्यादा और बच्चों का नंबर बहुत कम, इसलिए इस पॉपुलेशन को डिक्लाइनिंग कहा। यहां पर जन्म लेने वालों का और जो जन्म दे रहे हैं दोनों का नंबर इक्वल है, इसलिए इसे स्टेबल कहा। और मरने वालों का नंबर भी पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जो नंबर है वो इतना कम नहीं है। ऐसे मान लीजिए जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है उनका नंबर कम है, इसलिए देखिए ये वाला ये स्टेबल टाइप की पॉपुलेशन है कि यहां पर अगर प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर 1000 हैं, पोस्ट के अंदर हम मान लेते हैं, इसके अंदर हम मानते हैं कि ये होगा नंबर 500 और यहां पर जो नंबर है वो 800 समथिंग है। यहां पर अगर ये 1000 है प्री रिप्रोडक्टिव का, तो इसका जो नंबर यहां पे जो इंडिविजुअल्स का नंबर होगा वो ऐसे ले लीजिए कि 990 समथिंग कुछ। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव मरने वालों का नंबर बहुत कम, 300 या 500 समथिंग। यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर बहुत कम, 100। रिप्रोडक्टिव का नंबर 950 ले लीजिए, या फिर 950 भी नहीं 850, और मरने वालों का नंबर 1000 समथिंग। तो यहां पे इनका नंबर ज्यादा है। तो इस तरह से डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। अगर एग्जाम्पल लें तो यहां पर आपको जूलॉजी के एग्जाम्पल बता रही हूं, इसमें यीस्ट पैरामीशियम वगैरह आ जाएंगे। यीस्ट को ले लीजिए, पैरामीशियम, यहां पर एग्जाम्पल की फॉर्म में आप कंट्री की पॉपुलेशन को लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल बॉटनी के नहीं है इसलिए आप इन्हें न भी याद करें तो इट्स ओके। इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं पॉपुलेशन का। जो पॉपुलेशन का नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व क्या होता है? ग्रोथ कर्व पॉपुलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रोथ कर्व, मुझे नंबर नहीं पता, आप देख लीजिएगा क्या नंबर था इसका, 8 था कि 9 था, क्या था। ग्रोथ कर्व वृद्धि को बताना है आपको ग्राफ के थ्रू। तो एक पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है, या फिर ऐसे लिख लीजिए ग्रोथ इन पॉपुलेशन, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है किससे? ग्राफ से। उसे कहेंगे ग्रोथ कर्व। ग्राफ से या कर्व से, उसे कहेंगे ग्रोथ कर्व। अब ये जो ग्रोथ कर्व है ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जे शेप्ड कर्व, सेकंड एस शेप्ड कर्व। अगर जे शेप्ड कर्व की बात करूं तो आपने एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि जब बारिश होती है तब आपने देखा होगा अचानक से मच्छर इतने आ जाते हैं बारिश के टाइम पे, एंड देन फिर वो अचानक से खत्म हो जाते हैं। तो जे शेप्ड कर्व इस तरह से मिलता है सीधे, कि सडनली जो नंबर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अचानक से बढ़ जाता है। और ये कर्व आधा ही है और अचानक ये नंबर डिक्लाइन भी होगा सडन। इसमें शार्प इंक्रीज दिखेगा अगर आपको, तो शार्प डिक्रीजमेंट भी दिखेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं हाउस फ्लाई, मक्खियों वाला ले लीजिए, मच्छर्स को ले लीजिए, मॉस्किटो, और प्लांट्स के अंदर
ग्रासेस या एफिमेरल्स को ले लीजिए, जो कि एक साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट, मतलब एफिमेरल्स का मतलब जो अपनी कुछ टाइम के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, एक वीक के अंदर ऐसे, तो आपको इस तरह से कर्व मिलता है। इसे बोलते हैं जे शेप्ड कर्व, कि जिसके अंदर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। और ये जो ग्रोथ को शो करते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, फास्ट ग्रोथ होती है इसके अंदर। पॉइंट याद रखिएगा, पहली चीज फास्ट ग्रोथ होती है, शार्प इंक्रीजमेंट मिलेगा आपको। ये देखिए शार्प, एकदम तीखा, फटाफट ग्रोथ होगी इसलिए। और उसी तरह से जैसे ही सीजन खत्म होता है आपको शार्प डिक्रीजमेंट भी मिलता है। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर, कि अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो आपको सीधे से दिखेगा dN/dt इज इक्वल टू Rn। फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्रोथ कैसी है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ये थोड़ा सा यहां पे मैथ यूज होती है। देखिए dN/dt, ये n है और t, इन दो के बीच में ग्राफ खींचा है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं जब हम, तो ये ग्रोथ टाइम के साथ सडन होती है। तो जब हमें किसी की ग्रोथ निकालनी है n, तो उसको आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पॉपुलेशन में 5 इंडिविजुअल्स हैं और हर साल वहां पे 0.2 इंक्रीजमेंट हो रहा है। 0.2 नहीं, चलिए 2 मान लीजिए, 2 इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। नेक्स्ट में कैसा होगा? 10 दूना 30, 22 जा 40, 42 जा 80। सिंपल सा, समझ आया? ये होता है इंक्रीजमेंट, कि यहां पे एक्सपोनेंशियल, यानी कि जितने नंबर बढ़ रहे हैं उसे आप, कि इस नंबर से बढ़ रहा है हर साल, जो इंक्रीजमेंट का नंबर है वो ये है। आर क्या डिनोट कर रहा है? आर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट। पर कैपिटा का मतलब हर ईयर, ये एक ईयर हुई, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पर ईयर कितनी ग्रोथ हो रही है। तो जो ग्रोथ है उसका एक फिक्स रेशियो है, वो है 2, और इसको आपको जो वहां पे फिक्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो उसके दुगने हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएंगे। तो ये इस टाइप की जो ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये होता है जे शेप्ड कर्व, जो आपको मेनली सीजन में मिलता है। ये सीजनल होता है, जैसे कि रेनी सीजन के अंदर मिलेगा आपको। ओके, सेकंड है एज शेप्ड कर्व। ये आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होता है एंड एक टाइम पे आके स्टेबल हो जाता है, और ये कहीं भी, ये मैक्सिमम नंबर है इसका, और ये कहीं भी मैक्सिमम से नहीं मिल पाता। तो ये होता है एज शेप्ड कर्व। आपने ये दोनों ही मैथ के अंदर पढ़े होंगे, जब भी पढ़े हों। तो यहां पे जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है? स्लो हो रही है। नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और एक टाइम पर आकर स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल हो गया। अब ये जो स्टेबलनेस है, यहां पर एक वर्ड आता है KM या K। ये K क्या है? चलिए, आपको जैसे सब समझ में आ गया। ये K होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि कितने एक एरिया कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि आपके घर में आप कमाने वाले हो, तो आप कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को खाना खिला सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को, 4 लोगों को, 2 को या 12 को, 100 को, कितनों को? तो ये होती है कैरिंग कैपेसिटी। हर एक की कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक जगह में कितने लोग रह सकते हैं? एक
मान लीजिए 4 चेयर हैं, इन चारों चेयर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी 4। अगर मैक्सिमम हम कहें तो इन चारों को अगर हम पास पास रख दें तो कम से कम मतलब मैक्स टू मैक्स 5 बैठ जाएंगे एंड कम से कम 4 लोग आ जाएंगे। यही होता है, तो कैरिंग कैपेसिटी होती है हर एक की। तो चलिए एसेप्ट कर्व को देखते हैं। आपको समझ में आ चुका है एसेप्ट कर्व क्या है, एक बार ब्रीफ में बता रही हूं। इसे हम लास्ट क्लास के अंदर, जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, तब उसमें वापस से पढ़ेंगे कि क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये इस तरह से होता है, स्लो ग्रोथ है, एक टाइम पे जाकर ये स्टेबल हो जाएगा और इन्फिनिट पे जाके मैक्सिमम से मिलेगा, यानी कि कभी नहीं मिलेगा मैक्सिमम से। बूम ब्रस्ट साइकिल चलता रहेगा, इस तरह से अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो इस एसेप्ट कर्व को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये पूरा एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसे हम कल क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, इसी के साथ में आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टर ऑलमोस्ट जब हम एसेप्ट पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जो चीज ना समझ आए उसे पूछिएगा जरूर से, या फिर समझ लीजिएगा जहां से भी आप कन्वीनियंट हो। चलिए नेक्स्ट क्लास